सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस बंद करने का आदेश दिया है। इन सभी मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में 3 जजों के बेंच ने मंगलवार को कहा कि इतने समय बाद इन मामलों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दंगा पीड़ित परिवारों, एनएचआरसी और एक एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। इन सभी याचिकाओं में पुलिस की जगह सीबीआई को सभी मामले ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को आगे सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सभी मामले बंद करने का आदेश दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के दंगों के 9 केस में से 8 केस बंद करने का फैसला किया है। इसके आदेश दे दिए हैं। इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ रणपाल अवाना जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रणपाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो 9 केस चल रहे हैं उसमें से 8 केस बंद करने के आदेश दे दिए हैं। हाँ जी, 8 केस बंद करने का निर्देश, क्योंकि ऑलरेडी मामले बहुत पुराने थे, 2002 से चल रहे थे कंटिन्यू, और यहाँ एसएलपी के माध्यम से आए थे, जो कि मेरिट पे कहीं ये टिकते नहीं थे मुकदमे। क्योंकि आप जब एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं स्पेशल लीव पिटीशन में, तो आपको स्पेशल कुछ ग्राउंड देने होते हैं, जो ग्राउंड उनकी तरफ से नहीं दी गए और उस आधार पे और पुराने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया। जी, यानी कि अब ये तमाम चीजें जो केस जो बंद हुए हैं उसमें ये मान लिया जाए रणपाल जी कि ये जो गुजरात दंगे थे उसमें जितने भी आरोपी है उनको बरी तो पहले ही कर दिया गया है, उनको अब पूरे तरीके से क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट तरफ से क्लीन चिट मिल गया और अभी भी कुछ ऑप्शन है तो रिव्यू पिटीशन का है। इसमें जो बेंच है, जैसे वो कितनी बेंच का ऑर्डर हुआ, उस बेंच के ऊपर कितनी बेंचों को आप बैठ के उस पर ऑर्डर का रिव्यू कर सकते हो। मैक्सिमम वो प्रावधान है, बाकी डिसमिस हो गया, कोई ग्राउंड नहीं बचा इसके बाद। जी ठीक है। अजय कुमार जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जो दंगे हुए थे 2002 में 10 साल बाद इनको पूरे तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ एक केस है, क्योंकि 9 है इनमें से 8 केस बंद कर दिए गए हैं, एक केस जो है वो चल रहा है। उसको लेकर आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देख रहे हैं? देखिए, मैं पूरे मसले को सिर्फ इस तरीके से देख रहा हूँ कि हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है, या हम कहें जो सिस्टम है हमारा जी, वो इतना स्लो है, धीमा कहूँगा। जब सिस्टम हमारा इतना स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, तो किसी भी नतीजे पे पहुंचने में बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। या तो गवाह मर जाते हैं, या साक्ष्य मिट जाते हैं, या चार्जशीट कंप्लीट नहीं हो पाती है, और अलग अलग तरह की परेशानियां उसके अंदर हो सकती हैं। यानी कि चाहे गुजरात दंगा हो या कोई और मामला हो, यदि पीड़ितों को न्याय देना है, या हम यूँ कहें कि हमें किसी भी सटीक फैसले पर पहुंचना है, तो हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू ही कार्रवाई करनी चाहिए। आज देखें गुजरात दंगों को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी है, चाहे सरदारपुरा कांड हो, चाहे औरगांव का कांड हो, चाहे गुलबर्ग वाला मामला हो, चाहे मतलब जितने भी मामले हैं, चाहे नरोदा पाटिया का मामला है, अभी जैसे आप बता रहे थे आप, है ना, या कोडनानी का चुनाव लड़ने के लिए बातचीत हो, मतलब इतनी चीजें हैं। हम कौन कौन से मामले पे बात करें या कहें, हम पिछले 10 साल से खूब इस पर राजनीति भी हो रही है, बातचीतें भी हो रही हैं, लेकिन न्याय कितने लोगों को मिला, है ना? एसआईटी ने कितनी फाइलें दाखिल की, कितनी रिपोर्ट दी, कितनी जराय हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि
बंद कर देते हैं, मामला बहुत लंबा हो गया। जी। तो ये सवाल यहाँ पर ही खड़ा करता है कि हमें अपने न्यायिक सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और तेजी से फैसले लेने वाली कोर्ट बनानी पड़ेगी। और वो कब होगा? जब हमारे जो नीचे जहाँ पर जांच होती है, LIU सिस्टम जहाँ पर है या SIT है या जो छोटा बीट कांस्टेबल काम करता है, जो साक्ष्य जुटाता है या पुलिस काम करती है, इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि रिपोर्ट तो यही बनाएंगे, जब ये रिपोर्ट सही बनेगी तभी जाकर कोर्ट में पेश होगी, जब पेश होगी तो सुनवाई अच्छे ढंग से होगी। तो वहां पर जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक सही फैसले आना बहुत मुश्किल है और समय से आना बहुत मुश्किल है। जी मैं बिल्कुल। तो देख रहा हूँ, आप देख लीजिए इसके अंदर मेरे पास जो जानकारी है, 3 ब्रिटिश नागरिकों की भी हत्या हो गई थी, भीड़ ने मार दिया था ड्राइवर समेत। तो आप देखें, गुजरात दंगा एक ऐसा दंगा है जिसके ऊपर जितनी आप बात करें उतने अलग अलग तर्क वितर्क हैं इसके अंदर, इतनी बातें हैं, हम क्या कहें। मतलब सब कुछ जो है हमारे न्यायिक सिस्टम के ऊपर है। अब आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से ये मामला आ चुका है, लोग फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर इस बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में यू ललित आए हैं और उसकी तरफ ये फैसला आया, उसके बाद उसके ऊपर भी राजनीति होगी। ठीक है। रणपाल जी, अजय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में हमें सुधारीकरण की जरूरत है, क्योंकि लगभग 10 साल हो गए हैं इस केस को। अब इतने लंबे बाद इस केस को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें जो वकील है निजाम पाशा, उन्होंने इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आखिर कैसे पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि उस समय में सरकारी मशीनरी का प्रयोग हुआ था, दुरुपयोग हुआ था, तमाम चीजें शामिल थी उस समय में। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति भी जताई है। इस पर जो आपत्ति जताई, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आप आपत्ति जताते हो और ऑर्डर को बताते हो, तो आपके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बताते हो तो 129 के तहत आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन आगे अब जिस तरीके से निराशा हुई है कुछ लोगों को, चाहे वकीलों की बात करें या फिर जिन्होंने ये केस दर्ज करवाया था कांग्रेस की बात करें, तमाम लोगों को निराशा हुई है। उनके पास आगे क्या कोई रास्ता है जिससे वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, इसके बाद कोई रास्ता लगभग बचता नहीं है, लेकिन आपके जरिए मैं समझना चाहूंगी कि अब क्या रास्ता है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट में भी बेंच होती है, डिपेंड करता है कि ये जो ऑर्डर हुआ किस कोर्ट से, कितनी बेंच की थी, 3 कोर्ट की बेंच थी या 5 कोर्ट की। अगर 3 कोर्ट की बेंच थी तो 5 में जा सकती है, 5 की कोर्ट की थी तो 7 में जा सकती है। मतलब हमारे यहाँ मैक्सिमम 13 कोर्ट तक की बेंच की व्यवस्था है। जो केशव भारती का केस था यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, तो उस बेंच तक की सुनवाई का प्रावधान है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो उनके वकील जरूर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ ऑर्डर देने भी। ठीक है। अजय जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। वापस से मैं निजाम पाशा की बात करूंगी। वो कह रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री को क्लीन चिट कैसे दी गई, क्योंकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग उस समय में हुआ था। और लगभग आपने जिस तरीके से कहा, यह बात वाजिब सी है कि अगर गुजरात दंगों के बारे में बात करें तो बात कहीं रुकती हुई दिखाई देती नहीं है। से भी हमारे अधिवक्ता कह रहे हैं रणपाल अवाना जी कि आप इससे ऊपर भी जो है अपील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि रास्ते बंद हो गए हैं। मैंने वही कहा, रास्ते बंद नहीं हुए, आप अपील कर सकते हैं, आगे बढ़िए। तो अलग अलग बेंचेज, अलग अलग लेवल पर व्यवस्थाएं हैं, आप जो है अपील कर सकते हैं, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी जो चिंता व्यक्त की कि अब दोबारा फिर इसके बाद राजनीति शुरू हो जाएगी। आखिरकार हम हर मुद्दे पर राजनीति क्यों करें? हाँ, हमारा जो न्यायिक सिस्टम है उसको हम चुस्त दुरुस्त करें, उसको उसके अंदर रिफॉर्म लेकर आए, जिससे कि हम समय रहते सही फैसले लिए जा सके, पीड़ितों को न्याय मिले। लेकिन हम हर मुद्दे पर राजनीति करने से बचें, क्योंकि हर मुद्दे पर राजनीति करने से देश का नुकसान होता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आपने सुधारीकरण की बात की है, इस पर मैं आपसे एक बार फिर से समझना चाहूंगी, क्योंकि अब देखिए 10 साल बाद ये कहा गया है कि तमाम लोगों को, जो आरोपी इसमें बनाए गए थे, उनको क्लीन चिट मिल गई है। तो इसके बाद केस में अब कुछ रह नहीं गया है कि इस पर दोबारा से सुनवाई हो या कोई तमाम चीजें हो, इस तरीके की बात की गई है। अजय जी, अब हम देखिए तो बहुत केस ऐसे हैं जो बहुत लंबे लंबे सालों तक चलते हैं। आप देख लीजिए, बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, वहां पर भी आरोपियों को इस तरीके से छोड़ दिया गया। इस तरीके से अगर ऐसे फैसले आते रहे तो क्या भरोसा नहीं उठेगा लोगों का? मैंने अभी आपसे वही बात कही कि न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म की। जब तक तेजी से फैसले नहीं आएंगे तब तक इस तरह की राजनीति होती रहेगी। और हम जिस तरह के डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हर व्यक्ति के पास में अधिकार है कि अपनी बात को कह सकता है। और अब अपनी बात कहने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक बहुत ही
मास लेवल पे रिएक्शन आने लगे हैं लोगों के। जी। जबकि हम जो ये भी जो आकलन करना जरूरी है ना कि जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो किससे मोटिवेटेड हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित है या वाकई वो समाज का रिएक्शन है। क्योंकि एक सामाजिक रिएक्शन आना एक अलग सब्जेक्ट है और पॉलिटिकल मोटिवेटेड रिएक्शन आना एक अलग सब्जेक्ट है। हम हर चीज को लेकर यदि हम अपने न्याय प्रणाली को जो है जुडिशियल सिस्टम को हम कटघरे में खड़ा कर दें वो भी तो उचित नहीं है ना। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भी कानून के जानकार हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। वो भी अगर फैसला सुना रहे हैं तो वो भी कुछ सोच समझ कर सुना रहे होंगे, पूरे तथ्यों के आधार पर सुना रहे होंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यदि वो गलत अगर बाई चांस कहीं चूक हो गई तो उनको चैलेंज किया जा सकता है और उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत वो दांव पर लग जाएगी। तो ऐसा वो भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि जो रिएक्शन आ रहे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, लोगों में निराशा हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तभी मैंने जब बात शुरू की तो मैंने कहा कि समय रहते यदि चीजें सही रहेंगी तो साक्ष्य सही रहेंगे, गवाह नहीं मुकरेंगे या गवाह नहीं बदलेंगे या मालूम पड़ा कोई गवाह की डेथ हो गई, जैसे आप गुजरात में देखिए कितने लोगों की डेथ भी हो चुकी है, कुछ बदल चुका है। तो हमें हर स्तर पे जो है चीजों को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। चीजें ठीक हो जाएंगी तो समय रहते जो है फैसले आने शुरू हो जाएंगे और लोगों में निराशा कम होगी। लेकिन राजनीति से बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रणपाल जी, क्या वाकई अभी सुधारीकरण की न्यायपालिका में जरूरत है? क्योंकि आप खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को कि बार बार एक केस को इतना लंबा खींचना, और खुद जिस तरीके से इसी केस में देख लीजिए कई जो गवाह थे, कई जो लोग थे, उनकी मौत हो गई है। अजय ने भी इस बात का जिक्र किया। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या सुधारीकरण की कुछ जरूरत लगती है आपको? हाँ, बिल्कुल सुधारीकरण की तो जरूरत है, क्योंकि अगर हम कोई चीज का लिमिटेशन फिक्स कर रहे, इस मुकदमे की सुनवाई से देखिए अगर कंप्लीट हो तो ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लैकुना दोनों तरफ से होती है, कुछ पक्ष के हिसाब से और प्लेंटिफ मतलब जो विक्टिम पक्ष होता है, दोनों पक्ष से कहीं ना कहीं डिले चाहते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो बहुत सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट इस प्रकार की बनी हुई है जिनमें बहुत जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सकती है और उस कोर्ट का, उस जजमेंट का, उस निर्णय का जल्दी से जल्दी सुनवाई होकर डिस्पोजल भी हो सकता है। जी। तो इस केस में अब क्या माना जाए आगे किस तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया कि आगे भी कई ऐसे चांसेस हैं, कई ऐसे ऑप्शंस हैं लोगों के पास जिसमें वो आगे जा सकते हैं। अगर बात करें गुजरात दंगों की, तो इसमें जो पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको लेकर के किस तरीके से उनके पास आगे ऑप्शंस खुलते हैं, मैं इसी केस में आपसे समझना चाहूंगी। नहीं, अभी बहुत सारे पक्ष है पीड़ित पक्ष के पास, अगर वो देखना चाहे कि उनका जो मैरिज थी वो किस ग्राउंड के आधार पे खारिज की कोर्ट ने, क्या उसमें डिले का ही रीजन था या कोई अन्य मेरिट भी थी, या ऐसे कोई आप मेरिट पे ग्राउंड नहीं दे पाए जिससे कोर्ट उसको सुन सकती और कंसिडर कर पाती। तो आपके पास अभी है तीन ऑप्शन है रिव्यू पिटीशन के। अगर आपके पास है तो आप उनके आधार पे जा सकते हो, लेकिन कोर्ट को आपको पहले संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होती तो नेक्स्ट जो आप रिव्यू पिटीशन में डालोगे वो भी ऑन द स्पॉट खारिज हो जाएगी और शायद उस पर फाइन भी कोर्ट लगा सकती है। ठीक है अजय जी, एक बार फिर से आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब इस मामले में जिस तरीके से रणपाल जी बता रहे हैं कि बहुत से ऑप्शंस आगे अभी भी हैं और वो लोग जा सकते हैं आगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस मामले में आगे सुनवाई होनी चाहिए? मैं समझना चाहूंगी इस बात पे, क्योंकि बहुत लंबा केस चल चुका है और लगभग सभी लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि इस पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब इसमें आरोपी रहे कितने गए हैं, लगभग सभी तो बरी हो गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वमान्य है, सर आंखों पर है, मानना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि अब इस मामले को वैसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस मामले के ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये हमें बार बार जो है कि ऐसे दंगे की याद दिलाता है जो कि सिर्फ दुख, तकलीफ और पीड़ा देने के अलावा कुछ नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष को पीड़ा हुई है, पीड़ा दोनों पक्षों को हुई है। आप देखें कि जो ट्रेन लौट रही थी गोधरा कांड की हम बात करते हैं, वहां से जिस तरह की चीजें शुरू होती है फिर आग चारों तरफ फैली। दंगे हमेशा मानव सभ्यता को या इंसान को तकलीफ ही देते हैं। क्या 1947 के बाद जो दंगे हुए थे भारत के अंदर, उनको कोई भूल सकता है? यदि हम बार बार आज भी उन्हीं को हम याद करते हैं तो हमें पीड़ा ही होगी। कितने दंगे हुए वहां पर। तो दंगों को तो भुला देना चाहिए और दंगों के ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सभी को इसको शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्द तरीके से इस मामले को अब
छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए और देश हित में अच्छी राजनीति करनी चाहिए। किसी भी पक्ष को जो है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए जी ये बहुत तकलीफ देने वाली चीजें हैं। बिल्कुल, इस पर राजनीति तो वाकई नहीं होनी चाहिए। अब समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आजो जी और रणपाल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।